so we met again. Hope you all are fit and fine. I'm also very good. Students, हम लोग कौन सा चैप्टर करंट में पढ़ रहे हैं? हम लोग जो चैप्टर करंट में पढ़ रहे हैं उसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इस चैप्टर में हम लोगों ने काफी कुछ देख लिया था। जो लास्ट टाइम हम स्टडी कर रहे थे वो था विटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, बिकॉज वी हैव टू स्टडी वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हमें इन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक प्रॉपर पैटर्न और क्लासिफिकेशन में पढ़ना था। ये अपन हर क्लास में डिस्कस कर चुके थे। विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग प्लांटे के बारे में स्टडी कर रहे थे। प्लांटे के बारे में हमने पूरा प्लांट्स का एक सब क्लासिफिकेशन पढ़ा था, क्योंकि प्लांट्स क्या है, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के बाद आते हैं, और तब तक वी हैव एक्वायर्ड सो मेनी एंड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो जो हम पढ़ रहे थे वो है प्लांटे। वो क्या है? प्लांटे। ठीक है, अब प्लांटे में हमने क्या बोला कि वी हैव वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, या वी कैन से वी हैव वेराइटी ऑफ प्लांट्स। तो वी हैव वेराइटी ऑफ प्लांट्स। वी हैव वेराइटी ऑफ प्लांट्स। वेराइटी का मतलब क्या होता है? एग्जिबिट वेरियस शेप्स एंड साइजेस। एग्जिबिट वेरियस शेप्स एंड साइजेस। ठीक है, और भी हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए थे कि ये इमोबाइल होते हैं, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉफिक है। ये खुद खाना बनाते हैं, क्योंकि इनके पास जनरली जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं मेजॉरिटी में, उनके पास प्लास्टिड होते हैं जिनमें एक ग्रीन कलर पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल। सो प्लास्टिड हैविंग ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट और ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड। Due to the presence of this chlorophyll, the green plants are able to produce their own food by the process of photosynthesis. फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब कुछ बनाना। प्लांट्स अपना खाना सिंथेसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो बाहर के इन्वायरमेंट में सनलाइट चाहिए और अंदर उनको ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल चाहिए। वो CO2 यूज करते हैं और इन टर्न वो खाना प्रोड्यूस करते हैं, फूड प्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज क्या होता है? प्लांट में स्टोर हो जाता है, क्योंकि फूड उनको खुद के लाइवलीहुड के लिए भी चाहिए, कभी कभार इमरजेंसी कंडीशन पे भी चाहिए होता है। मान लीजिए सनलाइट नहीं है या कोई और सोर्स अवेलेबल नहीं है एंड द प्लांट्स आर नॉट एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, सो दैट स्टोर्ड फूड एक्ट एज अ फूड फॉर द प्लांट्स। और बाई प्रोडक्ट क्या रिलीज होता है? ऑक्सीजन। तो प्लांट्स आर दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हु आर वेरी वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करेंगे। अगर वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करेंगे तो वो ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं रिलीज होगी तो हम सांस कैसे लेंगे? अगर हम ऑक्सीजन को इनटेक नहीं करेंगे तो हाउ वुड वी फील टू सर्वाइव ऑन दिस अर्थ? ठीक है, तो हमने ये सारी चीजें कल पढ़ ली थी। इसके जो हमने सब क्लासिफिकेशन पढ़ा था, उस सब क्लासिफिकेशन में हमने क्या क्या देखा था स्टूडेंट्स? हमने देखा था कि प्लांट की बॉडी डिफरेंशिएशन, बॉडी डिवाइडेड है कि नहीं, क्योंकि प्लांट्स के मेजॉरिटी में कौन से पार्ट्स होते हैं? देखो, रूट होती है, स्टेम होती है और लीफ होती है। नीचे से ऊपर चलें तो रूट होगा, स्टेम होगा और लीफ होगा। जनरली आपको यही स्ट्रक्चर हर प्लांट में, अगर आप इन्वायरमेंट सराउंडिंग्स में देखोगे तो नजर आता है। अब बॉडी डिफरेंशिएट नहीं है, ना तो प्लांट में कोई रूट दिख रही है, ना कोई स्टेम दिख रहा है और ना ही कोई लीफ दिख रही है। या फिर बॉडी थोड़ी डिफरेंशिएट हो गई कि चलो स्टेम और लीफ दिखा, रूट्स नहीं थी। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे प्लांट्स डेवलप होते गए उनमें सारे डिफरेंशिएशन आपको नजर आने लग गए। उसके बाद वो सीड्स बियर कर सकते हैं कि नहीं, उनमें इतनी कैपेबिलिटी है कि नहीं कि वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, और एज अ रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्शन सीड इज फॉर्म एंड अ सीड इज रिजल्ट टू रिप्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। ठीक है, तो सीड्स फॉर्मेशन।
अब अगर सीड्स बन गए तो सीड के ऊपर कवरिंग है या कवरिंग नहीं है? सीड तो बन गए, सीड के ऊपर कवरिंग है या कवरिंग नहीं है? अगर कवरिंग नहीं है तो वी आर हैविंग नेकेड सीड्स, खुले सीड्स हैं, सीड्स के ऊपर कोई कवरिंग नहीं है। और अगर बंद है, कोई कोटिंग है, कोई कवरिंग है सीड्स के आसपास, तो इनक्लोज सीड्स। ठीक है, तो इसके जो सब क्लासिफिकेशन के क्राइटेरियाज को ध्यान में रखे हम एक एक प्लांट के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम देखो प्लांट को पढ़ने से पहले पूरा एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं उसका। देखो हमने सबसे पहले कौन सा देखा? थैलोफाइटा, फिर ब्रायोफाइटा, क्या देखा? ब्रायोफाइटा। फिर देखा टेरिडोफाइटा, फाइटा मतलब सबके सफिक्स में, सबके पीछे क्या लिखा है? फाइटा, फाइटा मींस प्लांट। टेरिडोफाइटा के बाद फेनेरोगैम्स, टेरिडोफाइटा के बाद फेनेरोगैम्स। देखो मैं आपको फ्लोचार्ट इसलिए बता रही हूं, जब मैं आपको इनको पढ़ाऊंगी ना आपको बहुत आसान लगेगा, लेकिन एक बेसिक क्राइटेरिया अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आपको क्या टीडियस लगेगा ये चैप्टर। आप बोलोगे मैम इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, इतने सारे, अरे कैरेक्टर तो कॉमन ही है, सिर्फ हर में आपको क्या करना है? उसको डालना ही तो है। ठीक है, फेनेरोगैम्स के बाद जिम्नोस्पर्म्स, फेनेरोगैम्स के बाद जिम्नोस्पर्म्स, देन एंजियोस्पर्म्स, और एंजियोस्पर्म्स में मोनोकॉट्स, क्या आएगा स्टूडेंट्स? मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। ये पूरा क्लासिफिकेशन किन किन बेसिस पर मैंने आपको बताया है? पहला बॉडी डिफरेंशिएशन, पहला है बॉडी डिफरेंशिएशन, दूसरा है प्रेजेंस, ये शॉर्ट फॉर्म है प्रेजेंस की, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। उसके बाद सीड बियरिंग, सीड है कि नहीं, सीड है कि नहीं? सीड बियरिंग में वी आर हैविंग नेकेड और इनक्लोज्ड सीड्स, और इन इनक्लोज्ड सीड में भी हैविंग 1 or 2 कॉटिलीडन्स, हैविंग 1 or 2 कॉटिलीडन्स। इसको नोट डाउन करिए स्टूडेंट, फिर हम लोग एक एक को स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन किया? चलिए अब अपन क्या करते हैं, अपन एक एक क्लासिफिकेशन को तरीके से पढ़ेंगे। आपको एक एक करके पढ़ना है या चार्ट फॉर्म में पढ़ना है? बट ऑब्वियसली मैं आपको चार्ट फॉर्म में ही बताऊंगी, बिकॉज इट विल मेक द चैप्टर मोर इजियर एंड इंटरेस्टिंग। थोड़ा सा अगर आप किसी भी चीज को ऐसे फ्लो चार्ट में लिखते हो ना, तो आपके जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है ना, तो दे विल हैव मोर इम्पैक्ट, दे विल हैव मोर इम्पैक्ट। तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं, बच्चे को आता है, बच्चा जानता है कि किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है आंसर को। ठीक है, देखो ठीक है, अपन पार्टीशन करेंगे पर पहले एक एक को पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ को डिफरेंसेस इतने अलग आएंगे स्टूडेंट कि शायद आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी अगर मैं जंप कर जाऊंगी तो। ठीक है, हेडिंग डालते हैं, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। यहां पर थैलोफाइटा पढ़ लेंगे, यहां पर ब्रायोफाइटा, फिर धीरे धीरे सीक्वेंस बढ़ती जाएगी, लेकिन पहले आप एक पे फोकस करो। देखो आपके प्लांट्स के सब क्लासिफिकेशन में सबसे पहले कौन सा प्लांट आया? थैलोफाइटा। जब हमने किंगडम्स की स्टार्टिंग की थी तो हमने कहा था कि पहला आया था मोनेरा, तो मोनेरा सबसे पहले आया। तो इट इज कंसिडर्ड एट द ओल्डेस्ट फॉर्म, इट इज कंसिडर्ड एज द प्रिमिटिव फॉर्म।
तो उसी तरीके से अगर प्लांट्स का भी सब क्लासिफिकेशन में सबसे फर्स्ट नंबर पे थैलोफाइटा स्टैंड कर रहा है, तो वो भी एक प्रिमिटिव फॉर्म होगा, ओल्डेस्ट फॉर्म होगा, कैरेक्टर्स उतने डेवलप नहीं होंगे, फीचर्स उतने डेवलप नहीं होंगे, जो क्राइटेरिया ऑफ बेसिस है प्लांट्स को क्लासिफाई करने का, वो शायद थैलोफाइटा उतनी बखूबी उसको सेटिस्फाइड नहीं करवा पा रहा होगा। अब ये जो मैंने बोला है मैं आपको लिखवाती हूं, मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूं। देखो, अगर अपन थ्योरी बेसिस पर पहली पहली लाइन लिखना स्टार्ट करें, थैलोफाइटा क्या है? इट इज वन ऑफ द सब क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटे। इट इज वन ऑफ द सब क्लासिफिकेशन, it is one of the subclassification of kingdom plantae, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या लिखोगे? थैलोफाइटा comes first, so it is the oldest and primitive form of plants. It is the oldest and primitive form of plants. ठीक है, अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो मैं ये कह सकती हूं कि अगर अपन अब थैलोफाइटा को कैरेक्टरिस्टिक्स की प्रॉपर्टीज के बेसिस पर पढ़ें, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे मुझे आप बताओ। सबसे पहले तो आप किंगडम का क्लासिफिकेशन करो, फिर प्लांट्स के सब क्लासिफिकेशन के पॉइंट्स उठाओ, मतलब राइट फ्रॉम मल्टी सेलुलर टिल दी सीड्स। बात समझ में आ रही है? यही पैटर्न आपको सब में फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं फॉलो किया तो आपको क्या है, बहुत डिफिकल्ट लगेगा लिखना, आपको याद ही नहीं आएगी कोई चीज। लेकिन अगर आपको एक मेन पॉइंट याद रहेगा तो यू कैन राइट ईच एंड एवरीथिंग इन दैट पॉइंट। ठीक है, पहला पॉइंट मल्टी सेलुलर। पहला पॉइंट क्या आएगा स्टूडेंट्स? इसको मैं वापस लिख देती हूं। पहला पॉइंट आएगा मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर के बाद चलो पॉइंट बाय पॉइंट लिखते हैं, कॉमा नहीं लगाते। देन यूकैरियोटिक, अब और बताओ। हैबिटेट, देखो जनरली प्लांट्स का हैबिटेट पानी में भी हो सकता है और लैंड पे भी हो सकता है, मींस दे आर एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल। पर इनका हैबिटेट क्या है? एक्वेटिक है। इनका हैबिटेट क्या है? एक्वेटिक। भाई कोई भी चीज पकड़ सकते हैं प्लांट्स, एक्वेटिक हैबिटेट, एक्वेटिक हैबिटेट। और बताओ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्लांट्स का हेटेरोट्रॉफिक नहीं होता। कुछ ऐसे केसेस होंगे जिसमें आपको लगेगा कि दे आर हेटेरोट्रॉफिक, पर उसमें भी क्या होगा, सोर्स पकड़ने के लिए हेटेरोट्रॉफिक का बनाएंगे खुद ही। तो ऑटोट्रॉफिक क्या होगा? ऑटोट्रॉफिक। और क्या क्या बताऊंगी मैं इसमें आपको। सेलुलैरिटी हो गई, उसके अंदर न्यूक्लियस का हो गया, आपका हैबिटेट हो गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। और बताओ अगर इसके आगे अपन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन करें तो और क्या क्या होगा बताओ मुझे। खुद देखो एक्वेटिक हैबिटेट के हैं, दे आर जनरली एक्वेटिक हैबिटेट, पानी में रहते हैं। क्या रहते हैं? पानी में रहते हैं। अब देखो अगर मैं आपको अब प्लांट्स के सब क्लासिफिकेशन के पॉइंट्स उठाऊं, तो थैलो का मतलब क्या होता है? थैलो का मतलब होता है थैली की तरह। थैलो मतलब थैली। आपने पॉलीथीन देखी होगी, क्या होगा? सपाट क्लीन दिखती है, कुछ डिफरेंशिएशन दिखता है आपको। आप कह सकते हो कि ये रूट है, ये स्टेम है, लीफ है। मीन्स द बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड।
ये इनिशियल फॉर्म है, ओल्डेस्ट फॉर्म है, तो कैरेक्टर उतने डेवलप नहीं है। धीरे धीरे एवोल्यूशन होता जाएगा और कैरेक्टर्स आप खुद देखोगे कि सब क्लासिफिकेशन के पॉइंट्स में डेवलपमेंट आता जा रहा है। तो थैलो मीन्स थैली, तो पहला पॉइंट क्या आएगा, बॉडी इज। अब देखो मेन जो किंगडम के क्लासिफिकेशन थे वो कवर हो गए हैं, किंगडम के क्लासिफिकेशन कवर हो गए। अगर आप चाहो तो इनमें और पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हो, जैसे सेल वॉल प्रेजेंट है, ये सब चीजें हैं। एक चीज आप और लिख सकते हो, इमोबाइल। इमोबाइल आप लिख सकते हो बिकॉज मोबिलिटी एट अ रेस्ट्रिक्टेड पोजीशन पे होगी, बट दे कैन नॉट वॉक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, इमोबाइल। तो मेरे ख्याल से जो किंगडम के क्लासिफिकेशन होते हैं बेसिस इतने बहुत है। अब अपन को मेनली जो सब क्लासिफिकेशन के पॉइंट्स उठाने हैं, ठीक है। बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड, बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, ठीक है। थैलो मीन्स थैली और फाइटा मीन्स प्लांट्स। लिखवा रही हूं, वैसे तो कॉमन सेंस की बात है, फाइटा मीन्स प्लांट्स, ठीक है। और क्या था सब क्लासिफिकेशन के दूसरे पॉइंट, बॉडी डिफरेंशिएट नहीं है। बॉडी डिफरेंशिएट नहीं है तो दे डोंट हैव रूट, कोई स्पेसिफिकली रूट, स्टेम एंड लीफ नहीं दिख रहा होगा। तो ये क्या होंगे, प्लांट्स कैसे होंगे, बड़े से होंगे? नहीं, ऐसे चपटे से छोटे से प्लांट्स होंगे, मतलब जनरली दे आर फ्लैटन स्ट्रक्चर्स, दे आर फ्लैटन्ड स्ट्रक्चर्स। भाई आप खुद देखो ना, जब कोई हाइट विड्थ ही नहीं है तो चपटा ही होगा ना, दे आर फ्लैटन्ड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और बताओ पॉइंट्स। ये सीड बेयरिंग हो सकते हैं, बॉडी डिफरेंशिएट ही नहीं है, कोई रूट ही नहीं है, कोई स्टेम ही नहीं है, कोई लीफ ही नहीं है, तो आप किस बेसिस पर बोल सकते हो कि दे आर सीड बेयरिंग? क्योंकि देखो अपने अंदर सीड बनाने के लिए हाईली डेवलप्ड और हाईली थोड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स की जरूरत होती है। प्रॉपर पॉलिनेशन होना चाहिए, प्रॉपर रिप्रोडक्शन होना चाहिए, देन वी आर एबल टू से दैट सीड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। अब पहली बात तो क्या होती है, इनमें वास्कुलर टिश्यू भी नहीं है। भाई मैंने आपको बताया ना, रूट स्टेम लीफ नहीं है। अगर रूट स्टेम लीफ होते हैं तो इनमें वैस्कुलर टिश्यू होने चाहिए। जब रूट ही नहीं है तो कहां से वो वैस्कुलर टिश्यू जाइलम को एकम्पनी करेगी? वैस्कुलर टिश्यू में आगे आपको ब्रायोफाइटा में पढ़ाऊंगी क्योंकि उसमें आएगा, इसमें आपके इतने काम का नहीं है, ठीक है ना। ब्रायोफाइटा में भी नहीं, वो टेरिडोफाइटा में आएगा। इनमें कोई वैस्कुलर टिश्यू नहीं है, नो जाइलम है। नो वैस्कुलर मतलब जो किसी चीज की कंडक्टिविटी करते हैं, किसी चीज की कंडक्टिविटी करते हैं। जाइलम रूट को एबल करता है कि पानी को खींचो ग्राउंड से और पानी को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पे पहुंचाओ। और जो खाना लीव्स बनाती है फोटोसिंथेसिस से, तो फ्लोएम क्या करता है, उनको बोलता है कि आप फूड को क्या करो, वेरियस पोर्शन पे पहुंचाओ, ठीक है। तो ऐसी चीजें क्या है ही नहीं, बॉडी डिफरेंशिएट नहीं है। और वैस्कुलर टिश्यू का तो चलो अगर हम पॉइंट नहीं भी लिखना चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि थैलोफाइट का क्लासिफिकेशन सिर्फ बॉडी डिफरेंशिएशन के हिसाब से होता है। अब आप बोलोगे कि इनमें रिप्रोडक्शन तो होता होगा। अगर एक थैलोफाइटा है तो बाकी थैलोफाइटा को भी तो जन्म देता होगा, बिल्कुल देता होगा। तो इसमें और पॉइंट्स लिख सकते हैं, नो वैस्कुलर टिश्यूज, नो वैस्कुलर टिश्यूज, ठीक है। सीड्स नॉट प्रोड्यूस्ड। इनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, देखो इनके पास रिप्रोडक्शन करने के लिए कोई मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तो होते हैं। कोई भी अगर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैरी ऑन हो रहा है तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन चूंकि ये बहुत ज्यादा डेवलप्ड प्लांट्स नहीं है तो इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो हिडन होते हैं, छुपे हुए रहते हैं, आपको नजर नहीं आएंगे। उसको क्या बोलते हैं, उस टर्म को बोलते हैं क्रिप्टोगेमी। द प्लांट्स हैविंग हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर कॉल्ड एज क्रिप्टोगेम्स। तो अगर हम थैलोफाइटा को और क्लासिफाई करें तो दे कैन कंसिडर्ड एज क्रिप्टोगेम्स बिकॉज दे आर हैविंग हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। तो इनमें क्या होता है,
हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगेमी। ये जो मतलब क्या बोल सकते हैं, एक फेनोमेनन है कि हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो इनमें जो रिप्रोडक्शन कैसा होता है? बाय स्पोर्स। ये अपने अंदर क्या करते हैं? दानों की तरह कुछ बनाते हैं जो किसकी तरह बिहेव करते हैं? स्पर्म्स की तरह, और विंड इनको डिस्पर्स करके किसी और पे भेज देती है एंड दे विल एबल टू रिप्रोड्यूस अ न्यू थैलोफाइटा। तो रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। स्टूडेंट्स, आपके लिए इतना जानना ही बहुत है क्योंकि ये बहुत इल डेवलप प्लांट्स हैं। द सिस्टम इज नॉट सो मच कॉम्प्लेक्स, द डिजाइन इज नॉट सो मच कॉम्प्लेक्स, तो इसमें डीप में पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। इसके एग्जाम्पल्स में ले ले तो क्या क्या आएगा? एग्जाम्पल्स में आ जाएगा यूलोथ्रिक्स, अल्वा, स्पाइरोगायरा और क्लेडोफोरा। क्या होगा? क्लेडोफोरा। नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। ये लिखा। आपको थैलोफाइटा अच्छे से समझ में आया? चलिए, थैलोफाइटा के बाद कौन सा सब क्लासिफिकेशन था बताइए? बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड, थैलोफाइटा बॉडी इज डिफरेंशिएटेड। उसके बाद बॉडी डिफरेंशिएशन में भी वैस्कुलर टिश्यू नहीं है। बॉडी तो डिफरेंशिएट है पर वैस्कुलर टिश्यू नहीं है। क्या पढ़ेंगे? ब्रायोफाइटा। क्या पढ़ेंगे? ब्रायोफाइटा। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? ब्रायोफाइटा। ठीक है, थोड़े पॉइंट्स लंबे हो गए थे इसलिए मैंने ब्रायोफाइटा साथ में स्टार्ट नहीं किया क्योंकि वो पूरा भी नहीं आता और आपको कंफ्यूजन होता। ठीक है, ब्रायोफाइटा। अब मुझे बताओ इसमें पहली लाइन क्या लिखूंगी? सिंपल सिंपल पहली लाइन लिखना स्टार्ट करिए। जहां समझने का होगा मैं पहले समझाऊंगी फिर लिखाऊंगी। ये क्या है? इट इज द सेकेंड सब क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटे। इट इज द सेकेंड सब क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटे, क्लियर स्टूडेंट्स? सेकंड। और बताओ ये किसके बाद आ रहे हैं? देखो, मैंने आपको जब चार्ट बनवाया था तो थैलोफाइटा बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड, देन पॉइंट आया था बॉडी इज डिफरेंशिएटेड बट वैस्कुलर टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट। मतलब जब बॉडी डिफरेंशिएट हो चुकी है, आप एक पॉइंट का प्रोग्रेस आगे बढ़ चुके हो, रूट भी है, स्टेम भी है, लीफ भी है, या हो सकता है कोई एक चीज डेफिशिएंट है, तो जब तक प्लांट की बॉडी में प्रॉपर रूट नहीं आएगा, जाइलम नहीं आएगा, वन ऑफ द वैस्कुलर टिश्यू, प्रॉपर लीफ डेवलप नहीं होंगी तो प्रॉपर फ्लोएम नहीं आएगा। तो वैस्कुलर टिश्यू आर एक्चुअली द वाटर एंड फूड कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ प्लांट्स। भाई हमारी बॉडी में मैं खाना मुंह से लेती हूं, इट विल कंडक्ट थ्रू माई डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, सांस लेने के लिए आई हैव वेल डिफाइंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। फॉर एक्सक्रीशन आई हैव, जो मैं नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट खाती हूं वो एक्सक्रीटरी सिस्टम से निकलते हैं। मूवमेंट करने के लिए आई हैव बोन्स, आई हैव मसल विच ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूट माई स्केलेटल सिस्टम, माई मस्कुलर सिस्टम। सोचना है, कोऑर्डिनेट करना है, सेंसेशंस को महसूस करना है, आई हैव नर्वस सिस्टम। पर इनके पास तो ऐसा कुछ नहीं ना, इनको तो रूट स्टेम और लीफ से काम चलाना है। तो जब तक मेन पार्ट्स मॉर्फोलॉजी डेवलप नहीं होगी, बाहर के पोर्शंस प्रॉपरली डेवलप नहीं होंगे, हाउ कैन यू कंसिडर द प्लांट गोइंग टू डेवलप द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी? जब रूट नहीं आएगा, रूट का बेसिक ढांचा नहीं आया बाहर का, तो कहां से जाइलम इंटरनल आएगा? तो एक्चुअली जाइलम एंड फ्लोएम आर दी वैस्कुलर टिश्यूज ऑफ प्लांट्स विच कंसिडर द वाटर एंड फूड कंडक्टिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ दी प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स का डिजाइन ऐसा किया गया है कि इफ यू हैव रूट्स यू हैव जाइलम, यू हैव लीव्स, यू हैव फ्लोएम। ठीक है, तो इनमें क्या लिखूंगी आप मुझे बताओ। हम ही कह सकते हैं कि ब्रायोफाइटा जस्ट कम्स आफ्टर दी थैलोफाइटा, प्रोग्रेस होकर थोड़ा सा
और अच्छे कैरेक्टर्स को लेके द थैलोफाइटा जम्प्स टू द ब्रायोफाइटा। तो इट कम्स आफ्टर थैलोफाइटा, इट कम्स आफ्टर थैलोफाइटा with having more developed features and character, with having more developed features and characters ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या क्या लिख सकती हूं मैं, आप ही बताओ मुझे। वही जो प्लांट्स का होता है, मल्टी सेलुलर, ठीक है, यूकैरियोटिक और ऑटोट्रॉफिक और बताओ इसका हैबिटेट कहां है। दे आर कंसिडर्ड एज प्लांट एम्फीबियंस, प्लांट एम्फीबियंस। एम्फीबियंस मतलब, एम्फी मतलब बोथ, जो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं। एम्फी मतलब बोथ, बोथ लैंड एंड वाटर, बोथ लैंड एंड वाटर। तो जो ब्रायोफाइटा को प्लांट एम्फीबियंस कहते हैं क्योंकि ये पानी में इनका हैबिटेट एक्वेटिक भी है और टेरेस्ट्रियल भी है। तो हम कह सकते हैं दे हैविंग both aquatic as well as terrestrial habitat, aquatic as well as terrestrial habitat। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखो ये तो नॉर्मल फीचर्स थे। अब अगर सब क्लासिफिकेशन पे अगर हम आते हैं तो क्या बोल सकती हूं मैं, देखो पहला सब क्लासिफिकेशन, इन दिस बॉडी इज डिफरेंशिएटेड बट इनटू स्टेम एंड लीफ। बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू, बॉडी इज डिफरेंशिएटेड, बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम एंड लीफ। रूट्स क्या होती हैं, इनमें रूट्स नहीं होती हैं, ये रूट्स को डेवलप ही नहीं कर पाते हैं। रूट्स आर नॉट डेवलप्ड, या हम कह सकते हैं कि रूट्स डेवलप हो भी जाती होंगी पर इतनी शॉर्ट है, या उनका जो पकड़ने की तरीका है, सॉइल को एंकरेज है, वो उतना अच्छा नहीं है जो एक प्लांट में होना चाहिए। ठीक है, तो रूट्स डेवलप नहीं है। क्या है स्टूडेंट्स, रूट्स ढंग से डेवलप्ड नहीं है। रूट्स ढंग से डेवलप्ड नहीं है तो क्या प्रॉब्लम हो रही है, इनकी जो स्ट्रेंथ होती है ग्राउंड के लिए वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। ये जल्दी से उखड़ सकते हैं ना, रूट नहीं है तो दे आर नॉट हैविंग too much structural strength, they are not having too much structural strength। अब चूंकि रूट नहीं हो पाई है तो जाइलम नहीं आ पाया है, पानी नहीं खींचा तो लीफ को ऐसा सोर्स नहीं मिला फोटोसिंथेसिस के लिए, तो फ्लोएम अगर आ भी गया होगा तो उसका बेनिफिट नहीं हुआ होगा। तो ले देके इनमें वैस्कुलर टिश्यूज, भाई पॉइंट बाय पॉइंट चल रहे हैं ना, बॉडी अब डिफरेंशिएट हो गया पर वैस्कुलर टिश्यू नहीं है, वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट। दे आर ऑल्सो नॉन सीड बियरिंग, नॉन सीड
बियरिंग, नॉन सीड बियरिंग। ठीक है, इनमें भी क्या होता है, देखो रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हिडन होते हैं, मतलब थैलोफाइटा से ये ऊपर तो है लेकिन कहीं ना कहीं इतने ऊपर नहीं है, कुछ फीचर्स अभी भी मैचअप हो रहे हैं। ठीक है, तो इनमें भी क्या है, हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, दैट इज क्रिप्टोगेमी। तो रिप्रोडक्शन किससे होगा, बाय स्पोर्स, रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, एक काम करिए आप लोग, नहीं मैं आपको एक काम करती हूं, पहले एग्जाम्पल लिखवा देती हूं, देन आप नोट करिएगा। ठीक है, अपन एग्जाम्पल्स में क्या क्या लिख सकते हैं, मोसिस, लिवरवर्ड्स एंड हॉर्नवर्ड्स। तो इनकी स्ट्रक्चर ऐसी होगी, बस ये हल्का सा एक स्टेम दिखा और फिर लीव दिख गई, हल्का सा स्टेम दिखा फिर लीव दिख गई। रूट्स क्या है, डेवलप नहीं है, तो आप आए और आपने इनको उखाड़ लिया। ये पानी में भी हो सकते हैं और लैंड में भी हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को इतना समझ में आया। तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया सॉरी, वी हैव कंप्लीटेड द प्लांटे किंगडम के अंदर जो सब क्लासिफिकेशंस आते हैं, थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा। देखो थैलोफाइटा में मैंने आपको एक एग्जाम्पल नहीं लिखाया था, वो आप हो सकता है जानते हो, मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट में बता देती हूं। थैलोफाइटा में एक ब्लू ग्रीन एल्गी का साइनोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल आप और ऐड कर सकते हैं, चाहे तो ऐड कर लीजिए, वरना मैं नेक्स्ट क्लास में आपको लिखा दूंगी, आप ऐड कर लीजिए। थैलोफाइटा के एग्जाम्पल में एक ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया भी आता है। पानी के ऊपर काई नहीं जमी रहती है, वो काई फ्लैटन स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या है, थैलोफाइटा। दिखता है रूट स्टेम एंड लीफ, थैली की तरह दिखती है ना, उससे भी आप पकड़ सकते हैं। तो टुडे वी हैव कंप्लीटेड थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, बाकी का अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।